हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। नमिता जी, मुझे कीमत चुकानी पड़ी अपनी गरीबी की। मुझे कीमत चुकानी पड़ी अपनी खूबसूरती की। और अंत में मुझे कीमत चुकानी पड़ी एक औरत होने की। मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए। भाई भाभी के पास पली बढ़ी। गांव के स्कूल से 8वीं पास की। मुझे पढ़ने की बड़ी ललक थी, इसीलिए साधन न होते हुए भी मैं हमेशा अव्वल दर्जे पर ही आती रही। वजीफा मिलता था, उसे भी भाभी रख लेती थी। उसके नमक तेल का खर्चा निकल आता था। भैया के पास मेरी शादी के पैसे नहीं थे। इसी बीच यहाँ बातचीत चली और मेरे ससुर ने बिना लेन देन के ब्याह करने का वचन दिया। उन्हें यह मालूम था कि उनका बेटा शादी के लायक है ही नहीं। घर का काम धाम करने के लिए उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी बस। शादी के बाद मैं राजेश के साथ इस लाल कोठी में आ गई। ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन मन में सुकून था। रहने के लिए छत, पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए 4 कपड़े। बस यही ज़रूरतें थी मेरी, जो राजेश की कमाई और मेरे सिलाई के काम से पूरी हो जाती थी। राजेश हमेशा मुझसे कटा कटा रहता, बात करने में हिचकिचाता। दिन भर घर का काम, ऊपर से कपड़े सीते सीते शरीर इतना थक जाता था कि बिस्तर पर पड़ते ही मैं सो जाती थी। हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे, तभी ना जाने कहाँ से यह तिलचट्टा आ गया। तितलियों की उम्मीद में तिलचट्टा हमेशा। मेरी बर्बादी का कारण वही तो था। कपड़े सिलवाने के बहाने वह अक्सर राजेश की अनुपस्थिति में ही आता था। बाद में मैं समझ गई थी, राजेश स्वयं ही हमें मिलने का मौका देता था। एक दिन उसने मुझसे कहा भी था, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता मालती। अगर तुम्हें थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो मैं क्यों आड़े आऊं। हैरान रह गई थी मैं उसकी सोच पर। क्या दैहिक संबंधों की पूर्ति ही विवाह की परिभाषा है? मैं यह नहीं कहती कि मेरे अंदर कोई इच्छा कामना नहीं थी या मेरा शरीर कुछ मांग नहीं करता था, लेकिन उस सब के लिए किसी पर पुरुष के साथ हम बिस्तर होना, छी। रतन सिंह का उठना बैठना शहर के धनी मानी प्रतिष्ठित लोगों के बीच था। इन्हीं के साथ मिलकर वह अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहा था। अपने इस पूरे अभियान में उसने बोनस की तरह राजेश और मुझे भी घसीट लिया। राजेश ने भी सहर्ष हामी भर दी थी। घर पर ही टीचर की व्यवस्था हो गई। वहाँ हम दोनों को अंग्रेजी बोलना सिखाती थी। हाई क्लास सोसाइटी में विचरण के गुर सिखाती थी। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता। मुझ जैसी सीधी सादी लड़की उस सोसाइटी में खरी कैसे उतरती, जहाँ जाम से जाम टकराए जाते थे। सिगरेट का कसैला धारदार धुआं बड़ी ठसक से काफ़ी देर तक ठहरा रहता। औरतें अपने पारदर्शी परिधानों में खुद को लपेटकर खुल्लम खुल्ला अंग प्रदर्शन करती और पुरुष शतरंज की बिसात पर नित्य नई चालें चलते थे। राजेश को तेजी भाने लगी थी। कहता, मूवमेंट इज साइन ऑफ ग्रोथ। इसी तेजी के कारण उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। ना मेरे जज्बात को समझने की फिक्र, ना मेरे ख्यालात को एक तरतीब देने की चिंता ने ही उसे कभी सताया। स्ट्रांग रूम, बैंक, कैश, बिजनेस, वाउचर, शेयर मार्केट वाली भाषा में ही हर भावना का अनुवाद करने वाला राजेश शारीरिक रूप से तो अक्षम था ही, संवेदनात्मक रूप से भी वह अपने आप को कभी नहीं सौंप पाया मुझे। अपने पति द्वारा रचित चक्रव्यूह में असहाय सी मैं बढ़ती चली जा रही थी। बिजनेस के सिलसिले में जमती ये कॉकटेल पार्टियां, ठसके, समय चुपचाप रिश्ता चला गया, ना मालूम ढंग से। लेकिन क्या पता था, समय नहीं, हम ही बीतते जा रहे हैं। चौंकी तो मैं तब थी
जब सप्तम स्वर में राजेश ने चोपड़ा के यहाँ जाने की बात की थी। सहसा उसने मुझे खूब बनने संवरने को कहा तो उसके स्वर की तर्ज को भांपते हुए मुझे कुछ ऐसा वैसा लगने लगा था, पर मैं अपने मन के वाहियात वहम को निकालने में विवेक की बात झटक बैठी थी। काश तब भी समझ पाती जब मैंने लाउंज में चोपड़ा को अकेले बैठे देखा था। कहाँ थी वहाँ कोई पार्टी। आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं मालती जी। मदिरा में मस्त उस कामातुर ने मेरे वस्त्र तार तार कर दिए। आप होश में तो हैं। मैं लाउंज में राजेश राजेश चीख रही थी। राजेश वहां से जानबूझकर हट गया था। चोपड़ा की सर्पिल फुसफुसाहट मेरे कान में पड़ी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस नर व्याघ्र की पाशविकता में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लगा जैसे धरती फटी और वातावरण हृदय विदारक चित्कार से भर उठा। मुझे लूटकर वह दरिंदा बाहर निकल ही रहा था कि मैंने देखा राजेश पास ही कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मेरी चेतना चकित थी, मेरा बोध बांझ। मैं निपट मूर्ख अपनी ही नजरों में कहीं टिक नहीं पा रही थी। नमिता जी, हम किसी को थोड़ा सा जानकर कितना अधिक जान लेने का दावा करने लगते हैं। मैं भी इसी मुगालते में जीती रही। काश राजेश एक बार कह देता कि यह सब झूठ है तो मैं निहाल हो जाती, सचमुच की निधियां पा जाती। उसकी बातों के कर्म उघड़कर स्वयं अपनी कहानी कह गए थे। सपने में जो देखा मालती, उसे भूल जाओ। उसके सीमेंट जैसे भुरभुरे चिकने सपाट शब्द मेरे भीतर की भावनाओं की नमी पाकर मेरा एहसास, मेरा सारा बोध पत्थर जैसी मजबूती से जमते चले गए। राजेश कितना सातिर निकला, ऐसा दलाल जो पत्नी को ही दांव पर लगा बैठा। लेकिन वह सही भी था। मैं पत्नी थी ही कब उसकी। रखेल से भी बुरी दशा बना दी थी उसने मेरी। चोपड़ा के बाद खुराना, शर्मा, मित्तल, क्रोधावेश में मेरे तन बदन में आग लग रही थी। पास ही रखी बोतल उठाकर एक दिन मैंने उन दोनों वहसी दरिंदों पर बेतहासा वार कर डाले। एक पल में ही इतना भयानक निर्णय ले लिया तुमने मालती। उन्हें दंड देने के लिए कानून था। मैंने उसका हाथ झकझोरते हुए बेचैनी से पूछा। कानून? मालती ने होंठ भींचते हुए पूछा। कानून के हाथ पैसे वालों के लिए बहुत बौने हैं नमिता जी। कानून तो गवाहों पर टिका है और गवाह कहीं तोड़ दिए जाते हैं तो कहीं खरीद लिए जाते हैं। अंधे कानून के आगे बेसहारा औरतों को अपनी बेगुनाही साबित करना बेहद कठिन होता है। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा तो मालती ने मुझे बोलने का मौका दिए बगैर ही कहना जारी रखा। देश का अंधा कानून मुझे दोषी ठहराते हुए यही कहता है कि जब जीवन दिया नहीं जा सकता तो उसे लेने का अधिकार भी किसी को नहीं है। नमिता जी, मैं पूछती हूँ उसी कानून से कि किसी महिला की इज्जत लूटने के बाद क्या उसे पुनः लौटाया जा सकता है? यदि नहीं तो बलात्कारी को 10 वर्ष की सजा और हत्यारे को मृत्युदंड की सजा क्यों? मालती क्रोध के आवेश में कांप रही थी। अगर तुम्हारे जैसी साहसी और अन्याय का विरोध करने का हौसला रखने वाली औरत इस समाज में ना हो तो वैसी दरिंदे यूं ही स्वच्छंद विचरण करते रहेंगे। यह बात यदि अदालत में तुम साबित कर सकोगी तो निश्चित ही तुम्हें सजा से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने मालती को अपनी तरफ से विश्वास दिलाया। नमिता जी, एक औरत की जिंदगी तभी तक होती है जब तक उसके नाम के साथ किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं जुड़ता। बदनाम औरत
नेक राह पर चलना भी चाहे तो समाज के लोग उसे चलने नहीं देते हैं। जीवन के सारे सपनों और आशाओं के इंद्रधनुष को तो राजेश ने पहले ही बदरंग कर दिया था। अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं है। मालती के मुख पर दुख और पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं था। वाणी में ओज और आंखों में तेज लिए वह एक नई मालती लग रही थी, जो शोषण के विरुद्ध अकेली किंतु दृढ़ता से खड़ी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या हुआ?